हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा अध्याय है वो है अध्याय नंबर 7, जीवों में विविधता। ये भी आपका जीव विज्ञान का ही एक चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके लगभग ये जो चैप्टर है आपका 8 अंक का है, यानी कि इस चैप्टर में से 8 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो 1 नंबर के हो, ठीक है, 1 नंबर 1 वर्ड के आंसर हो सकते हैं, आपके पास जो लंबे प्रश्न उत्तर होते हैं वो हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए 8 नंबर कितने ज़्यादा होते हैं। तो हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और फिर हम मेक श्योर करेंगे कि हम 8 मार्क्स जो हैं इस चैप्टर में से अर्जित कर सकें। ओके बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर। अध्याय 7, जीवों में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, आपने कभी सोचा है कि हम अपने आसपास इतने तरह के जीव देखते हैं, इतने तरह के ग्रुप्स, जीवों के ग्रुप देखते हैं, तो सभी जो जीवधारी होते हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी रूप से अलग होते हैं, एक जैसे तो होते ही नहीं है ना। अब जैसे कि आप अपने आप को अपने मित्र के साथ कंपेयर कीजिए, आप दोनों की लंबाई क्या सेम होगी? आपकी नाक और आपके मित्र की नाक क्या एक जैसे दिखाई देगी? आपके मित्र की हथेली का आकार क्या आपकी हथेली के आकार के जितना होगा? अगर हम अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करेंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से हम में और हमारे मित्र के बीच में बंदर की अपेक्षा ज्यादा समानताएं होंगी। अगर हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते तब हमें ये देखने को मिलेगा कि गाय की तुलना में बंदर और हमें अधिक समानताएं हैं। ओके, हमने एक क्रियाकलाप करते हैं, देसी और जर्सी गाय के बारे में हमने सुना हुआ है। ओके, तो क्या एक ऐसी देसी गाय जो है, देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? अगर आपने कभी देखा हो तो क्या सभी ऐसी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? और पहचान सकेंगे तो उस पहचान का आधार क्या होगा? तो देखिए, अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये भी हम तय करेंगे कि किन लक्षणों को हम छोड़ सकते हैं। अब देखिए, पृथ्वी पे इतने सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जीवों के इतने सारे समूह हैं अलग अलग। एक और तो देखिए हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बैक्टीरिया है, जिनका आकार ही बहुत ही छोटा होता है, कुछ माइक्रोमीटर से होता है। और वहीं हमारे पास कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बहुत ही लंबे लंबे हैं। जैसे अगर हम ब्लू व्हेल की बात करें, नीले व्हेल जो 30 मीटर, या कैलिफोर्निया का जो 100 मीटर लंबा रेडवुड पेड़ की बात करें, तो इस पृथ्वी में जीवों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, कोई एक जैसा नहीं होता, कोई सूक्ष्मदर्शी है, कोई छोटा है, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और कुछ ऐसे भी देखिए, जैसे चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि जैसे मच्छर की अगर हम बात करें, मच्छर एक कीट है, उसका जीवन काल क्या होता है? सिर्फ कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और यहाँ तक कि फूलों में भी पाई जाती है। कोई भी एक तरह से ये सारे जो है समान नहीं होते, इनमें भी विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, बहुत सारी विभिन्नता आपको अपने चारों ओर नजर आएंगी। ओके, और इस विविधता को आपको क्या लगता है कि ये क्या कुछ ही सालों में ये विविधता आई है? नहीं, इस विविधता को विकसित होने में ही लाखों वर्षों का समय लगा है। तो इन सूक्ष्म जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास बहुत छोटा सा हिस्सा, समय के बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उसके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते। इनकी जगह हम क्या करेंगे? उन जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उनकी विभिन्न वर्गों को रख सकेंगे और विभिन्न वर्गों व समूहों को अध्ययन करेंगे। मतलब क्या है कि देखिए, हर जीव के बारे में अध्ययन करना बहुत लंबा समय लगता है, तो हम क्या करते हैं? उनको ग्रुप में बांट देते हैं, समूहों में बांट देते हैं। ठीक है, तो जीवन के इस विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए अनुरूप समूह बनाने में के क्रम में हमने ये सुनिश्चित करना होगा कि कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं।
इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। तो देखिए, वर्गीकरण जब होता है, वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो उससे पहले ही जानते हैं। नंबर 1, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? हम जीवधारियों का वर्गीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, क्योंकि इतने सारे जीव हैं, प्रत्येक का अध्ययन करना बहुत लंबा समय उसमें लगता है, इसीलिए हम उनको वर्गीकृत कर देते हैं ताकि हम इस एक पर्टिकुलर वर्ग के बारे में अध्ययन कर सके, हमें उसके बारे में जानकारी मिल सके। ओके बच्चों, अब इस वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जा रहा है, बहुत समय से किया जा रहा है। यूनानी विचारक थे जिनका नाम था अरस्तु। उन्होंने कैसे वर्गीकरण किया था? जैसे जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पे किया था। आपने छोटी कक्षा में भी पढ़ा होगा, जैसे हम कैसे पढ़ते हैं वर्गीकरण, जैसे जानवरों को करते हैं, हम किस तरह से पढ़ते हैं, वो जानवर जो स्थल पे रहते हैं, वो जानवर जो जल में रहते हैं, वो जानवर जो वायु में रहते हैं, इस तरह से उनका वर्गीकरण हमने पढ़ा है। तो अरस्तु ने भी कुछ इसी तरह से किया था। ये जीवन को देखने में बहुत ही सरल लेकिन भ्रामक तरीका है। जैसे कि समुद्रों में रहने वाले जीव, जैसे कि आपका प्रवाल होता है जिसे हम कहते हैं, कोरल भी कहते हैं, वेल है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश और शार्क। अब ये एक दूसरे से वैसे तो अलग है, कई मायनों में अलग हैं, लेकिन एक चीज इनमें समान है। वो क्या है कि ये इनका आवास, मतलब कि जहां ये रहते, ये सारे ही जो जीव हैं या जो कोरल है, ये सारा कहाँ रहते हैं? समुद्र में, यानी पानी में। इनका आवास एक ही है। ओके, तो देखिए, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं जिसके आधार पर कुछ को हम एक साथ रख सकते हैं। ठीक है ना? जब भी हमें वर्गीकरण करना होता है तो हम ये देखेंगे कि इनके बीच में समानता क्या है, क्या क्या समानता है, जिसके बाद हम उनका समूह बांटते हैं। तो यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या हम ये कह सकते हैं उन जीवों का रूप या कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य मतलब क्या है? उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य। जैसे कि हम में से ज्यादातर लोगों के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो ये एक लक्षण है। इसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के ना दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है, राइट? तो हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे दूसरे की तुलना में ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगर हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है, दीवार में जो प्रयोग होने वाला पत्थर क्या होता है? अलग अलग आकार का होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर, यानी जो सबसे आपके जो किसी भी बिल्डिंग की नींव जो जहां पे रखी जाती है, तो निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उसके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है या नहीं? आपने घर बनते हुए देखा होगा, जब हम ईंट रखते हैं, पत्थर रखते हैं, ऊपर वाले जो ईंट या पत्थर है उससे उसका निर्माण नहीं, उससे उसके आकार प्रभावित नहीं होगा, अपितु जो निचले स्तर पे रखे जा रहे हैं पत्थर, उनके आधार पे वो उसके आकार को प्रभावित करता है। ओके, तो सबसे निचले स्तर पर लगे जैसे पत्थर या जीव के उन लक्षणों के समान है जो जीव के वृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए परस्पर संबंधी लक्षणों का पदानुक्रम बना लेते हैं। तो आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न अलग परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। अगर आइए तो इसके बारे में हम लक्षणों पर गौर करते हैं। जैसे एक यूकार्योटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरी कोशिकाएं होती हैं, जिनके कारण कोशिकाएं क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती है। तो यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते, उन्हें उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग होती हैं। तो इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पे पड़ता है। इसके अलावा जो केंद्र युक्त कोशिकाओं में बहुकोशीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है,
क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं, इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं या फिर किसी अविभाज्य समूह में मिलती हैं। तो देखिए, जो कोशिकाएं एक समूह बनाकर जीवन का निर्माण करती हैं, जीव का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं श्रम, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। अब शारीरिक जो शरीर की जो संरचना होती है, शारीरिक संरचना में भी सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की जो शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नताएं होती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमें दिखने को मिलता है कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। अच्छा, क्या जो जीव होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। वो आपने भी देखा होगा, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जो नहीं करते हैं, यानी जो अपना खाना कहीं और से लेते हैं, उनकी शारीरिक संरचना में कितनी विभिन्नता होती है, कितने वो अलग होते हैं। और जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ होते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? इसी तरह से जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं। इसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं? यही वजह है, इसकी वजह है कि पौधों का शरीर भोजन, क्योंकि पौधों को खाना बनाना होता है तो उनका जो शरीर है वो उसके अकॉर्डिंग विकसित होता है। जबकि जंतुओं का शरीर क्या है? उन्हें बाहर से भोजन ग्रहण करना है, उन्हें खाना खुद से नहीं बनाना होता है। इसीलिए उनका जो शरीर की जो संरचना है, उस शरीर उस तरह से विकसित होता है कि उन्हें बाहर से ग्रहण करना है। तो यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े दो समूहों के विभाजन का आधार बनता है। ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, यानी बेसिक जो है, तो उनका निवास स्थान या उनकी कोशिका संरचना। बिल्कुल, उनका निवास स्थान, ये बेसिक मूलभूत लक्षण है। ओके, जिसमें हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी संरचना यानी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं और इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो शरीर में बाद में होने वाले कई जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वो प्रभावित करते हैं। यानी कि शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में माना जाता है और इससे पता चलता है कि जीवों की वर्गीकरण का जैव विकास में से कितना नजदीकी संबंध है। अब जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं वो सभी जो है लगातार होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैव विकास की इस अवधारणा के सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया। ओके, तो जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पे हम क्या पाते हैं कि कुछ जीव समूह हैं, कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से, नहीं बहुत पुराने समय से, लेकिन अब आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया उसमें। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम या निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को कहते हैं उन्नत या उच्च जीव, जिनमें आपके बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन ये शब्द जो है वो पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी विभिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं,
क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जाता है। ओके बच्चों, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आदिम जीव किन्हें कहते हैं और ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल देखिए इसी पैराग्राफ में अभी आपको बताया गया है, आंसर यहीं पर है आपका। ओके चलिए अगला देखते हैं, वर्गीकरण समूहों को पदानुक्रमित संरचना। देखिए अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोस नामक ये जैव वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे सजीवों की को जगत नामक यानी किंगडम जिसे बोलते हैं बड़े से वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटेकर ने क्या किया, विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है यानी 5 किंगडम है, जो है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये समूह जो हैं, ये समूह कोशिकाएं संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। वोस ने अपने वर्गीकरण में जो ये आपका मोनेरा है, मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और आपका यू बैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में ला जाता है। ओके तो इसके देखिए फिर जो है फिर विभिन्न स्तरों पे जीवों को उपसमूहों में वर्गित किया गया, मतलब पहले इनके 5 किंगडम बनाए गए, फिर उनके उपसमूह भी बनाए गए। जैसे कि देखिए जगत यानी किंगडम है आपका फाइलम, डिवीजन फाइलम जंतु, डिवीजन है आपका पादप, वर्ग क्लास, फिर उसका गण यानी ऑर्डर, फिर वो कुल यानी किस फैमिली से आता है, फिर वंश जीनस और फिर उसका जाति। ओके तो इस तरह से वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को अलग अलग लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए इस हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, मतलब कि स्पीशीज है। देखिए यहीं से तो शुरुआत हो रही है वर्गीकरण की, स्पीशीज से। ठीक है, तो एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। अब विटेकर ने जो प्रस्तुत किया जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं, वो है आपकी सबसे पहले आपका मोनेरा। अच्छा, अब इन जीवों में क्या होता है, ना तो संगठित केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, तो इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती। ओके, कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन आपके, अगर हम बहुकोशिकीय जीवों से तुलना करें तो होने या ना होने के उनसे कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं या विषम पोषी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आपके जीवाणु हैं, ये आपके उदाहरण हैं मोनेरा के, नील हरित शैवाल है और साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा। ओके, अगला किंगडम है आपका, देखिए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है, इसमें एक कोशिकीय यूकारियोटिक जीव आते हैं और इस वर्ग में जो कुछ जीव होते हैं गमन के लिए वो यूज करते हैं सिलिया और फ्लैजुला, ये कुछ संरचनाएं इनमें होती हैं। ये स्वपोषी और विषम पोषी दोनों तरह के होते हैं और इसके उदाहरण हैं एक कोशिक शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ। ओके, ये देखिए पैरामीशियम आपको दिया गया है यहाँ पे, पैरामीशियम का चित्र। और इसी तरह से देखिए आपका ये अमीबा का चित्र है और ये है आपका प्रोटोजोआ का चित्र। ओके बच्चों, अगला है आपका फंजाई। ये विषम पोषी और यूकारियोटिक जीव होते हैं। इनमें कुछ पोषण के लिए सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ पर ये निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। याद रखिएगा, फंजाई को क्या कहा जाता है, मृतजीवी। राइट, तो कुछ आपके अन्य अतिशय जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए ये आश्रित होते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है परजीवी, जो किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए।
इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। ओके, और जैसे कि फंजाई है आपका, या जिसे हम कवक भी कहते हैं, क्या होता है फंजाई या कवक में काइटिन नामक एक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है आपके यीस्ट, फंजाई के, मोल्ड, मशरूम। ओके, जैसे ही आपको दिया हुआ है फंजाई के चित्र। तो कवकों में क्या होता है, कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल होती हैं जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ फिर कुछ स्थायी अंत संबंध बनाती हैं जिसे कहते हैं सहजीविता, और ऐसे सहजीवी जीवों को कहा जाता है लाइकेन। ये लाइकेन आपको अक्सर पेड़ों की छालों पर मिलेगा, जो रंगीन से धब्बे दिखाई देते हैं एक्चुअल में होते हैं वो लाइकेन। ओके, अगला है आपका प्लांटी। इस वर्ग में क्या आते हैं, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकारियोटी जीव आते हैं। ये होते हैं स्वपोषी और करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। तो इस वर्ग में अब क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे करते हैं, तो इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है क्योंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं। ओके, इसलिए अब इन उपवर्गों की चर्चा हम बाद में करेंगे। ओके, देखिए अब जैसे देखिए जीवधारी आपके उनमें है प्रोकैरियोटी, फिर आपके आते हैं यूकैरियोटी। यूकैरियोटी में आपके होते हैं एक कोशिक जैसे कि प्रोटिस्टा, बहुकोशिक होते हैं। ओके, जैसे आपके हैं, अब देखिए ये कोशिका भित्ति सहित होते हैं जिसमें अब कोशिका भित्ति सहित जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते फंजाई। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं वो है आपके प्लांटी। ओके, फिर कोशिका भित्ति रहित, और ये फिर आपका है एनिमलिया। ओके बच्चों, तो ये 5 जगत का वर्गीकरण आपको करके दिया गया इस चित्र के माध्यम से। अब हम बात करेंगे एनिमलिया की। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकारियोटी जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। ओके, अब इसकी भी चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता है, मोनेरा तथा अथवा प्रतिष्ठा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या मापदंड हो सकते हैं, जो बेसिक मापदंड है, जैसे कि आपका मोनेरा आपका क्या होता है, इसका संगठित केंद्रक नहीं होता है, जबकि अगर हम बात करें प्रतिष्ठा की तो इसका संगठित केंद्रक होता है। ओके बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लांटी के बारे में। ओके, प्लांटी के बारे में जानने के बाद फिर हम एनिमलिया की बात करेंगे। तो पौधों में पहला जो स्तर होता है वर्गीकरण का वो किस तथ्य पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित हैं या फिर विभेजित हैं। ठीक है, या नहीं है। और दूसरा अगला स्तर क्या है कि पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पे होता है। ओके, फिर इसके बाद ये भी देखा जाता है वर्गीकरण में कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है, मतलब कि उन पौधों में क्या बीज होते हैं या नहीं होते, और अगर बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित होता है या नहीं होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे थैलोफाइटा के बारे में। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, शैवाल आपको पता है पानी में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। उदाहरण है इसके यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पायरोगायरा, कारा। ओके, जिसका चित्र भी दिया गया है अगले पेज पे। ओके, देखिए ये आपके पास थैलोफाइटा के सारे एग्जाम्पल हैं। ओके बच्चों, तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है थैलोफाइटा के एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। ओके, अगले हैं आपके ब्रायोफाइटा। ये जो वर्ग है इन पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं, मतलब इसमें पत्ते होंगे, इसमें तने भी होंगे, और इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीजों के संवहन के लिए एक विशेष ऊतक नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल है मॉस, जिसे फिनेरिया भी कहते हैं, मार्केंशिया। ओके, चित्र आपको दिया गया है। अगला आपके पास टेरिडोफाइटा।
देखिए ये हम प्लांटी के ही उप समूह के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा में क्या है, अब इस वर्ग के जो पौधे होते हैं इनका पौधे का शरीर का जड़ होता है, तना होती है और पत्ती में विभाजित होता है, ठीक है। इसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए इसमें आपके ऊतक भी पाए जाते हैं, ओके। एग्जाम्पल है आपका मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, ओके बच्चों। एग्जाम्पल उदाहरण आपको सबके याद करने पड़ेंगे। अब इन 3 समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती, तो इसीलिए इनको कहते हैं क्रिप्टोगैम। आपसे कभी अगर पूछा जाए कि क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं, मतलब वो पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अच्छा, अब दूसरी ओर वो पौधे हैं जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं, विभेजित होते हैं और उसमें जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फेनरोगैम। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है और बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, ओके, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास के लिए और अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर अब इस वर्ग के पौधों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। एक है आपका जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, और एंजियोस्पर्म जो फल के अंदर बीज होते हैं, ठीक है, फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, ओके बच्चों। तो पहले जानते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्दों से हुई है, जिसमें जिम्नो तथा स्पर्म जो मिलके बना है। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, अतः इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, ये पौधे होते हैं बहुवर्षीय, सदाबहार होते हैं और काष्ठीय होते हैं, जैसे कि आपका पाइनस या साइकस, ओके। अगला है आपका एंजियोस्पर्म्स। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना है। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, यानी कि इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं और इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। बीजों में बीज पत्र होता है जो बीज के अंकुरण के बाद क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को फिर से 2 भागों में बांटा गया। अब एंजियो जो स्पर्म है उसको भी बांटा गया, किसके आधार पर, बीज पत्रों की संख्या पे। अच्छा, जो एक बीज पत्र वाले पौधे होते हैं उनको कहा जाता है एक बीज पत्री, और जिनके 2 बीज पत्र वाले पौधों को कहा जाता है द्विबीज पत्री, ओके। देखिए अब किस तरह से इसमें दिया गया है, पादप, यानी पादप शरीर बिना के विभेदन के वो है आपके थैलोफाइटा। फिर आपके विभेजित पादप शरीर में आता है पहले बिना संवहनी ऊतक के, जो है आपके ब्रायोफाइटा, ओके। फिर आपका संवहनी ऊतक सहित, तो इसमें आपके आते हैं, एक तो आता है बीज रहित और एक आते हैं बीज उत्पादन करने वाले, यानी कि फेनरोगैम, ओके। फिर देखिए आपका, अच्छा ये जो टेरिडोफाइटा है ये आपका किसमें आया है, बीज रहित जो है आपका टेरिडोफाइटा है, और जो बीज उत्पादित करने वाले हैं फेनरोगैम। अब देखिए बीज एक होते हैं आपके नग्न बीजी जिसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और जो बीज आपके फलों के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को फिर से विभाजित किया गया है 2 बीज पत्र वाले, जिन्हें हम कहते हैं द्विबीज पत्री, और जिनमें एक बीज पत्र वाले बीजों को कहते हैं एक बीज पत्री, ओके बच्चों। तो ये पादपों का वर्गीकरण किया गया है, ओके। चलिए क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे भिगोए हुए चने आपने ले लिए, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज। फिर भीगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण क्या होते हैं, जल को एब्जॉर्ब करते हैं तो वे नरम हो जाते हैं, देखा होगा आपने। अब इनमें से आपने क्या करना है, बीज को आपने क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो जिन बीजों में 2 दालें दिखाई देती हैं वे द्विबीजपत्री होते हैं, जो नहीं फटते, जो नहीं फूटते और दालें नहीं दिखाई देते, वो एक बीज पत्री कहलाते हैं। जैसे चने हैं, चने आपने देखा होगा, राजमा है, उसको जब आप तोड़ेंगे, फाड़ेंगे तो 2 आपके अलग अलग हिस्सों में हो जाएंगे, यानी कि उसके क्या होंगे, वो आपके 2 दालें उसमें नजर आएंगी, तो द्विबीजपत्री होती। चावल अगर आप लेते हैं, चावल को कीजिए, वो 2 हिस्सों में नहीं विभाजित होगा आपका,
ओके, तो अब आप क्या करना है, फिर आपने अब क्या करना है, इन पौधों की ये जो आपके जड़ों को देखना है, पत्तियों को देखना है, फूलों को देखना है, ठीक है। क्या जड़ें मूसला हैं या फिर रेशेदार हैं, क्या पत्तियों में समानांतर अथवा जालिकावत शिरा विन्यास है, ओके। क्या इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां होती हैं, मतलब पंखुड़ियां देखने की कितनी पंखुड़ियां होती हैं, ओके। और क्या है, क्या आप एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बीच और लक्षण और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं, ओके। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है, अभी आपको बताया था सरलतम पौधे आपके कहाँ आते हैं, थैलोफाइटा में, ओके। चलिए अब बात करते हैं एनिमेलिया के बारे में। इस वर्ग में देखिए किस किस को रखा गया है, यूकारियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है, और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। ज्यादातर जो जंतु होते हैं वो चलायमान होते हैं, शारीरिक संरचना और जो विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला है पोरीफेरा, मतलब छिद्र युक्त जीवधारी, जिनके शरीर पे छेद होते हैं। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार पे चिपके हुए रहते हैं, ओके। इनके पूरे शरीर में बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, और ये जो छेद होते हैं, छिद्र शरीर में जो इनके उपस्थित होते हैं, वो नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल या ऑक्सीजन या जो भोजन है उनका संचरण होता है। इनका शरीर कठोर होता है, इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है, और इनकी शारीरिक संरचना बहुत ही सरल होती है, जिसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है, और इनको समानता किस नाम से जाना जाता है, स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, जो आपको समुद्री आवास, जो ये आपके स्पॉन्ज समुद्री आवास में आपको मिलेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण क्या है आपके पोरीफेरा के, साइकॉन, यूप्लेक्टला, स्पॉन्जुला, ओके। सिलेंट्रेटा, ये जलीय जंतु है, इनका शारीरिक जो संगठन है वो ऊतकीय स्तर पर होता है। इसमें एक देह गुहा पाई जाती है, और इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, मतलब कि आंतरिक और बाह्य परत से बना होता है, और इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल हमेशा समूह में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एकाकी रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ओके, जैसे कि आपका है हाइड्रा। तो एग्जाम्पल देखिए, इसके उदाहरण क्या है, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, ओके बच्चों। अगला है आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थीज। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना ज्यादा जटिल होती है। इसका जो शरीर है वो होता है आपका द्विपार्श्व सममित होता है, मतलब कि शरीर के दाएं भाग और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर जो है त्रिकोरक होता है, त्रिकोरक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि उनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इनके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं, तथा इसमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें जो आपके सुविकसित अंग जो है व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा कुछ आपके लिवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं, ओके। अगला है आपके पास निमेटोडा, ये भी त्रिकोरक जंतु होते हैं, ओके, और इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा नहीं होता बल्कि बेलनाकार होता है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप इनका होता है। और इनके देह गुहा को कोटिसिलोम, इनके देवा को कोटसिलोम कहते हैं। इसमें ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन जो अंग तंत्र होते हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है, और ये ज्यादातर परजीवी होते हैं, ओके। अब क्योंकि ये परजीवी होते हैं तो ये क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि, ओके बच्चों।
नेक्स्ट है आपके पास एनीलिडा। एनीलिड जंतु जो है द्विपार्श्व सममित एक एवं और त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है, याद रखिएगा, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है और इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं। अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। ये भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप से उपस्थित होती है। जलीय एनेलिड अलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ओके, इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों तरह के होते हैं। इनके उदाहरण हैं, देखिए, केचुआ और आपका नेरिस या जोग। ठीक है, ये इनके उदाहरण हैं। अगला है आपके पास आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से भरी होती हैं और इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, जैसे कि आपके है झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, ये सभी आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओके, मोलस्का, इनमें भी क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनमें देह गुहा तो होती है, बट इनकी देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा सा विखंडन होता है। ज्यादातर मोलस्क जंतु में कवच पाया जाता है। इनमें क्या होता है? देखिए, इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे कि आपके उदाहरण है घोंगा, सीप। ओके, नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक में इकाइनोस का मतलब होता है चाहक, हेजहॉग, तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं को त्वचा कांटों से क्या होती है? आपकी आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं और ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु है। ये भी त्रिकोरिक होते हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक है। इसमें आपका देखिए, इनमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि आपका स्टारफिश, समुद्री अर्चिन। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉर्डेटा। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक एवं देह गुहा युक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त इनकी शारीरिक संरचनाओं में कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह ही एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नल से अलग करती है। ये पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिसमें चलन में आसानी होती है। प्रोटोकॉर्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। ये समुद्री जंतु होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए उदाहरण है आपके पास बैलेना ग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस, ओके, इत्यादि। नेक्स्ट है आपके पास वर्टिब्रेटा, जिन्हें कहा जाता है कशेरुकी। इन जंतुओं में एक वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतु में पेशियों का वितरण अलग होता है और जो पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें चलने में हेल्प करती हैं, इनकी सहायता करती है। ओके, वर्टिब्रेट आपके कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममित त्रिकोरिक होते हैं और देह गुहा वाले जंतु हैं। इसमें ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, पहला नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय कशेरुकी दंड एवं मेरु रज्जु, त्रिकोरिक शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देह गुहा। तो वर्टिब्रेटा को अब देखिए 5 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। ओके, सबसे पहला जो वर्ग है वो है आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा आपके सबसे जबड़े रहित कशेरुकी हैं। इनमें जबड़े नहीं होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख और शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है।
ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पेट्रोमाइजोन से लेम्प्रे कहते हैं, और मिक्स जीन, मिक्स जीन आपकी हैग मछली होती है। ओके, अगला है आपका मत्स्य। मत्स्य जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, मछलियां। तो ये मछलियां जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पे पाई जाती हैं, है ना। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है, शल्क जो स्केल्स होते हैं, और ये अपने मांसल पूंछ का प्रयोग, इनकी जो पूंछ है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तैरने के लिए करते हैं। इनका शरीर जो है धारा रेखीय होता है, इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में जो ऑक्सीजन आपकी मिक्स होती है उसका ये उपयोग करते हैं। ये होते हैं असमतापी, और इनका हृदय जो है वो द्विकक्षीय होता है, यानी कि हृदय के इनके 2 चैम्बर्स होते हैं, ये अंडे देती हैं। ओके, और कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे कि शार्क। तो अन्य प्रकार की जो मछलियां होती हैं उनका कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू। ओके, राइट, चित्र भी आपको यहां पे दिया गया है। ओके, अगला है आपके पास जल स्थलचर, जिन्हें एम्फीबिया भी कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं कि देखिए, एम्फीबिया जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा जल स्थलचर के बारे में, जो जल में भी रहते हैं और जो स्थल में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह जो रहते हैं। ठीक है, ये लेकिन मत्स्यों से, मछलियों से अलग होती है क्योंकि इसमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर होता है क्या, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। याद रखिएगा, इनके हृदय के यानी हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं। इसमें बाह्य कंकाल नहीं होता। ओके, बाह्य कंकाल इनमें नहीं होगा, वृक्क पाए जाते हैं, और जो श्वसन क्लोम या जो फेफड़े द्वारा होता है। ठीक है, ये अंडे देने वाले जंतु हैं, ये जल स्थल दोनों में रह सकते हैं, तभी इनका नाम जल स्थलचर है। जैसे कि आपके हैं मेंढक, आपने देखा होगा मेंढक पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। सैलेमेंडर, टोड। ओके, अगला है आपके पास सरीसृप। ये असमतापी जंतु हैं, इनका जो शरीर है शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, मतलब ये सांस जो है फेफड़ों के जरिए इनका श्वसन क्रिया होती है। हृदय जो है वो त्रिकक्षीय होता है इनका भी, मतलब कि 3 कक्षा होती है, 3 चेम्बर्स होते हैं इसमें। लेकिन मगरमच्छ इसमें अकेला ऐसा है जिसका हृदय 4 कक्षीय होता है, यानी 4 चेम्बर्स का होता है। वृक्क पाया जाता है, और ये भी अंडे देते हैं। ठीक है, इनके अंडों, अब अंडे देते हैं, इनके अंडे जो होते हैं कठोर कवच से ढके होते हैं। ओके, और ये भी क्या होते हैं, जल स्थलचर की तरह होते हैं। इनमें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि आपके कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ इसके उदाहरण है। ओके, अगला जो है वो है पक्षी। ये समतापी प्राणी है। इनका हृदय कैसे होता है, 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं, आगे वाले पैर उड़ने के लिए होते हैं। ओके, और जो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, और शरीर परों से ढका होता है, और सांस ये फेफड़ों से लेते हैं। तो इस वर्ग में जितने भी पक्षी आते हैं उन सभी को इस वर्ग में रखा गया है। ओके, देखिए आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, कुछ ये आपके सरीसृप हैं। ओके, यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, पक्षी, सारे पक्षी के इसी वर्ग के अंदर आते हैं। ओके, अगला है आपके स्तनपायी। ये समतापी प्राणी होते हैं, हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 चेम्बर्स के होते हैं, और इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अपने बच्चों के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, स्वेद और तेल ग्रंथ पाई जाती हैं, और इस वर्ग के जंतु क्या होते हैं, शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद भी हैं, मतलब अंडे देते हैं, सभी जन्म देते हैं, जैसे कि इकिडना, प्लैटिपस, कंगारू जैसे कुछ। ये स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो जाता। आपने देखा होगा ना, कंगारू अपनी थैली में अपने बच्चों को रखता है जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। ओके, देखिए ये सारे स्तनपायी है। स्तनपायी में मनुष्य भी आते हैं। प्रश्न देखते हैं पहला, क्या कहता है, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। देखिए अभी आपको बताया गया है कि इनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपने उस अंतर को इसमें लिखना है। ओके, अब हम बात करते हैं नाम पद्धति की। ठीक है,
अब जीवों को वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है? हम एक ही, ऐसा जरूरी क्यों था कि इनका वर्गीकरण करना ही करना है? जानते हैं उसका उत्तर। देखिए, अब जैसे क्रियाकलाप में देखिए, जंतु और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सकते हैं आप बताएंगे, ठीक है? चीता, मोर, ये जो दिए गए जितनी भाषाओं में संभव हो सके आपको बताना है। अब इनमें सभी के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं, इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है दूसरी भाषा जानने वाला उसको समझ ही ना पाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप जिस भाषा में अगर आप बात कर रहे हैं, उस जंतु का नाम ले रहे हैं, मुझे वो भाषा नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उस जंतु का नाम है, उस जीव का नाम है? तो इसी समस्या का हल निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उनको वैज्ञानिक नाम देके रखा, ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, ठीक है, आपको अगर उसका वैज्ञानिक नाम पता है तो इसका मतलब आप उस जंतु के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों को एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि सिर्फ जीनस और स्पीशीज, इन दो चीजों का नाम याद रखते हैं। ओके, अब देखिए किस तरह से इनका नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर किया जाता है। देखिए, जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। ओके, दूसरा, प्रजाति का जो नाम है वो छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। तीसरा, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक में लिखे जाते हैं, मतलब थोड़े से टेढ़े, इस तरह से हम जैसे लिखते हैं ना, ये इस तरह से, लाइक दिस, तो ये आपके इटैलिक होते हैं। और चौथा, जब इनको हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। ओके, देखिए, अब देखते हैं आपके पास प्राणी कोशिकीय स्तर की संरचना, पोरिफेरा, ऊतक स्तर की संरचना जिसमें आपके आते हैं देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं, इसमें आते हैं आपके सीलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, कूट देह गुहाधारी में आते हैं नीमोटोडा, और आपके देह गुहाधारी में आपके क्या आते हैं? देखिए, एक होते हैं भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास, और यह है अंतः स्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना। देखिए, इसमें आपके आते हैं एनिलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, ये आपके किसके अंतर्गत हैं? भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास। ओके बच्चों, और फिर अंतःस्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना। फिर देखिए आपका है, एक तो है नोटोकॉर्ड विहीन इकाइनोडर्मिटा, फिर है आपका नोटोकॉर्डेटा। अब ये आपका कॉर्डेटा जो है उसमें है, देखिए, लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति जो है प्रोटोकॉर्डेटा, और वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन कशेरुकी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कशेरुकी में आपके क्या क्या आते हैं? देखिए, एक तो आपके आते हैं साइनोक्लोस्टोमेटा, मत्स्य, जलस्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तन्यपायी। ओके, तो बच्चों जिस तरह से दिखाया गया आपका जंतुओं का वर्गीकरण, एक बार आप इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके जितने भी जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, क्रियाकलाप, आपको क्या करना है? किसी भी 5 जंतुओं या पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाना है, और इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में क्या कोई समानता है ये भी पता लगाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा इस अध्याय में। वर्गीकरण जीवों को विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखा गया। वो है आपकी, देखो, एक तो कोशिकीय संरचना, प्रोकार्योटी या यूकार्योटी। जीव का शरीर एक कोशिक या बहुकोशिक है, और बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है। ओके, अगला है कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता। तो उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। याद रखिएगा, वो 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित होता है
प्लांटी और एनिमिलिया को उसकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए ये 5 जो वर्ग हैं पौधों के, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है। वो है आपके, देखिए कौन कौन से हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, ओके, और नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायता करती है और द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज का, याद रखिएगा। ओके बच्चों, अभ्यास देखिए पहला, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। देखिए अब तक आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि जीवों का जो वर्गीकरण है क्यों करना चाहिए, मतलब इसके लाभ क्या क्या हैं। ओके, और नंबर 2, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे। ओके बच्चों, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा और अब आप इस अध्याय का अभ्यास करते रहिए।